चलो देखो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रहा था, हो सकता है आज ये आखिरी टर्म हो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। चलो जरा देखो पिछले टर्म तक क्या क्या पढ़ चुके थे। दो चीजें देखी थी यहां पे, एक देखा था वेक्टर एस और एक देखा था हमने स्मॉल यू, ठीक है। वेक्टर एस जो है ये हमारे पास होता है पॉइंटिंग वेक्टर। अच्छा एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, ये हमारे पास होता है पॉइंटिंग वेक्टर। देखो तुम कई जगहों पर देखोगे पॉइंटिंग वेक्टर की स्पेलिंग ये भी दिख जाएगी तुम्हें, ये जो आई देख रहे हो आई की जगह वाई भी मिल जाएगा, तो एग्जाम में आए इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ही बात कही गई है, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर की स्पेलिंग दोनों तरह से, आगे चलोगे जब बुक्स में तो दोनों चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी कई बड़ी बुक्स में, ठीक है। तो देखो एक तुमने देखा पॉइंटिंग वेक्टर और एक देखा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ चुके हो। पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट क्या होती है, ये हमारे पास है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा अगर हम यहां पे एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास है जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये दो हमारे पास यूनिट होती है। एनर्जी डेंसिटी तुम्हें पता है, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। यहां पर पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा सुनो, ये दोनों चीजें पढ़ चुके थे, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है कि पॉइंटिंग वेक्टर और एनर्जी डेंसिटी आपस में कैसे रिलेट होती है, ठीक है। देखो यहां पे, अच्छा इनको रिलेट करने से पहले एक बात थोड़ी समझ लेते हैं। अपने दिमाग में सारी बातें बैठाने के लिए एक काम करो, एक थोड़ी सी बात इमेजिन करो। मान लो यहां पर एक टनल है, ठीक है, जैसा कि तुम्हें पिछले टर्म में बताया था। मान लो यहां पर एक टनल है, ठीक है। टनल का क्रॉस सेक्शन कैसा है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की एक टनल है मान लो, ठीक है। और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में जो लेंथ होगी वो कैसी होगी हमारे पास, वो हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है। ये जो लेंथ देख रहे हो 1 मीटर, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर लेंथ के क्रॉस सेक्शन की हमारे पास एक टनल है। अगर क्रॉस सेक्शन की लेंथ 1 मीटर है तो इसका एरिया कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर ही तो होगा हमारे पास एरिया। तो अब जरा सुनो, 1 मीटर स्क्वायर के टनल से हमारे पास जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन दोनों के बारे में बहुत कुछ बताएगा। अब उस टनल से बाहर 1 सेकंड में जो एनर्जी निकल रही है, ध्यान सुनना, 1 सेकंड में उस टनल से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो हमारे पास एस होता है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर सेकंड। 1 यूनिट एरिया है, जरा देखो यहां पर एरिया हमने कितना माना है, 1 यूनिट 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो हमारे पास ऐसा होता है। अच्छा एक काम करते हैं, सोचो यहां पर एक टनल थी, हम टनल में 1 मीटर की लेंथ यहां पर काट लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने 1 मीटर की लेंथ काट ली। अगर 1 मीटर की लेंथ बीच में से काट लोगे तो क्या बनेगा, वो क्यूब बन जाएगा तुम्हारा। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की टनल थी, 1 मीटर काट लोगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब। अगर वो क्यूब बन रहा है तो जरा सोचो, वो क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम भी तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब सोचो उस 1 मीटर क्यूब के पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जो एनर्जी है उसे क्या कहेंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, जो एनर्जी पर सेकंड बाहर निकल रही है वो क्या है, एस, पॉइंटिंग वेक्टर। और हम अगर उसका 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले ले तो उस वॉल्यूम में जितनी एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, फ्लो नहीं करेगी, एग्जिस्ट करेगी, वो क्या होता है हमारे पास, बोले इतनी बात क्लियर यहां पे, ठीक है। चलो देखो अब हमारे पास अगला आर्टिकल आता है रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो रिलेशन बिटवीन पॉइंटिंग वेक्टर एंड एनर्जी डेंसिटी। देखो ध्यान से, अच्छा पॉइंटिंग वेक्टर और एनर्जी डेंसिटी के तुमने फॉर्मूलाज क्या क्या सीखे हुए हैं, जरा देखो। देखो एक बात देखी हुई है तुमने कि हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू होती है वो हमारे पास कुछ आती है E RMS स्क्वायर M कैप और अपॉन में आता है Z नॉट। बोलो तीन बात क्लियर।
अच्छा, हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है एप्सिलॉन नॉट, और ये आता है हमारे पास ERMS का स्क्वायर। अब जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है। क्या करते हैं, डिवाइड करा दो। जैसे ही डिवाइड कराओगे ERMS का स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट आएगा। चलो जरा देखते हैं, डिवाइड कराओ तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आएगा वेक्टर S और अपॉन में आ गई हमारे पास एनर्जी डेंसिटी U। तो यहां पर हमारे पास है देखो ERMS का स्क्वायर अपॉन Z0 n कैप, और मल्टीप्लाई में क्या है देखो U नीचे है, तो ये वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट और यहां पर आ गया हमारे पास ERMS का स्क्वायर, ये हमारे पास कैंसिल। अच्छा देखो Z0 की वैल्यू तो अब तक तुम्हें रट जानी चाहिए। हमारे पास जो Z0 होता है ये आता है हमारे पास अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Z0 की वैल्यू उठा के लगाओ, देखो आराम से। जैसे हमारे पास यहां पर Z की वैल्यू रखोगे, Z0 की वैल्यू रखोगे, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, ऊपर क्या बचा n कैप, नीचे है Z0 और एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहां पर ऊपर तो हमारे पास n कैप आया, नीचे तरफ नीचे हमारे पास है Z0 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ Z0 के साथ मल्टीप्लाई में क्या रखा है, एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ गया मल्टीप्लाई में। अब जरा सुनो, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, म्यू नॉट पहले से अंडर रूट में, तो दोनों एक साथ अंडर रूट में आएंगे। देखो दोनों एक साथ अंडर रूट में आएंगे, तो हमारे पास आ गया वेक्टर S अपॉन U। यहां पर जरा देखो, ये हमारे पास रखा हुआ है n कैप, यहां पर जरा देखो, यहां पर एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, ये कुछ देख के बात समझ नहीं, कुछ याद आया, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आता है सिंस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये हमारे पास लाइट की स्पीड होती है। सोचो जरा से, ये जो हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास c के बराबर होता है, लाइट की स्पीड के बराबर। तो अब देखो वेक्टर S अपॉन U, तो यहां पर हमारे पास आ गया वेक्टर S और अपॉन में U, ये वैल्यू c ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, यहां पर हमारे पास आ गया c और ये रखा है n कैप। इतनी बात क्लियर। U को जरा यहां भेजो, तो हमारे पास यहां पर अब रिजल्ट आया वेक्टर S इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी U इंटू C, और यहां पर आ गया हमारे पास n कैप। ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है, मतलब ये जो पॉइंटिंग वेक्टर देख रहे हो, पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास हमेशा होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, या फिर हम इसको स्पीड ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो वो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती है। बोलो जरा ध्यान से, बात समझ नहीं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन निकलता है, ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है। यहां से तुम्हारे पास एक रिलेशन है, उसे भी ध्यान रखना है। क्या, उसको लैंग्वेज में भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हमारे पास आता है, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर स्टेटमेंट आते हैं, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। तो यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या आएगा, पॉइंटिंग वेक्टर is the product of energy density U and speed of electromagnetic wave in vacuum, या फिर pointing vector is equals to the product of energy density U and speed of light in vacuum। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे जरा सुनो, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और समझ लो। ठीक है, हो सकता है इतना पढ़ तो चुके हो, तुम्हारे दिमाग में बैठा ही ना हो। ठीक है, कई बार ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर या टेंसर या नन ऑफ दीज। दिख रहा होगा क्या लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है, तो ध्यान रखना पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आगे ही नाम में ही वेक्टर लगा हुआ है। आगे देखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, जबकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एक बार कैलकुलेशन देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो आगे देखो, यहां पर लैंग्वेज लिख जरूर लेना, पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। देखो बात, देखो यहां से तुम्हारे पास वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैलकुलेशन खत्म होती है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम में लेकर के चलेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो तुमने दो तरह की इक्वेशन निकाली होगी।
ठीक है। तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकाली होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, और तुमने निकाला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रोपिक मीडियम, ठीक है। एक तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, एक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आइसोट्रोपिक मीडियम। तो वैक्यूम के बारे में तो देखो तुमने सारी बातें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा? देखो वैक्यूम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी तो तुमने वहां पे पढ़ा इंपीडेंस, स्पीड, मैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, ठीक है, उसका हमारे पास या इंपीडेंस क्या था, फिर पॉइंटिंग वेक्टर आया, एनर्जी डेंसिटी आई, पॉइंटिंग वेक्टर एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन आया, ये सारे टॉपिक पढ़ करके आए, ठीक। अब हम यहां पे यही सारे टॉपिक पढ़ेंगे किसी आइसोट्रोपिक मीडियम में, मतलब अब यहां पर हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है ये आएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। देखो ये जो ईएम वेव लिखा है ये हमारे पास, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब देखो आधों को तो यहां पर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मीनिंग ही नहीं क्लियर होगा, तो जरा इसके बारे में समझ लो। देखो ये डाई इलेक्ट्रिक वर्ड, ये तो समझ में आना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, मतलब यहां पर बात हो रही है इंसुलेटिंग मटीरियल की या इंसुलेटर्स, ठीक है। ऐसा मीडियम जो कैसा होगा? नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम, वो सारे क्या होते हैं? उन्हीं को हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तुमने कैपेसिटर पढ़ा था 12th क्लास में, याद करो, चैप्टर का नाम सुना होगा कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स, ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। अब तुम्हें याद होगा कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक रखे जाते थे। वो डाइलेक्ट्रिक होते क्या थे? वो हमारे पास यही इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते थे, इंसुलेटर्स, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, ठीक है। तो अब आगे देखो, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब तुम्हें चलो पता है, समझ में आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक का सेंस क्या है? एक बात सुनना, आइसोट्रोपिक एक बहुत बड़ा मतलब रखता है, ठीक है। आइसोट्रोपिक का मीनिंग जगह जगह पर बदलता रहता है, फिजिक्स में अलग अलग जगह पर यूज होता है अलग अलग मीनिंग के साथ, केमिस्ट्री में इसके मीनिंग बहुत सारे बदलते हैं। लेकिन अभी यहां पर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से इसका मीनिंग जरा एक बार समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक मीडियम? अब ध्यान सुनना, आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मोशन से अफेक्ट ना हो। A medium which does not affect when an electromagnetic wave passes through it is called an isotropic medium, ठीक है। लिख लेना, लिख लोगे? कोई जरूरत नहीं है वैसे इसकी, लेकिन तुम्हें पता जरूर होना चाहिए। देखो आइसोट्रोपिक मीडियम हमारे पास क्या होता है? आइसोट्रोपिक मीडियम हमारे पास एक ऐसा मीडियम है कि जब उस मीडियम से हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारे मीडियम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब जरा सुनना, एक बात समझो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन का डेरिवेशन करा इन वैक्यूम, और हमने उसी इक्वेशन को यूज करा आगे चल के आइसोट्रोपिक मीडियम में। जरा पेजेस पलटो, थोड़े पेजेस पलटो तो तुम्हें दिखेगा बिल्कुल वही रिजल्ट यूज कर। तुम्हें बताया था कि हम केवल एक बार डेरिवेशन कराएंगे, बाकी फिर वही सारे रिजल्ट यूज करवाएंगे, ठीक है। हमने वैक्यूम में उसे डिराइव करा, वैक्यूम के बाद आइसोट्रोपिक मीडियम में वही रिजल्ट एज इट इज यूज करें। क्यों करें? क्योंकि जरा समझो, अगर कोई वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो वैक्यूम में तो वैसे भी पार्टिकल्स है ही नहीं। अगर वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है, ध्यान सुना, अगर वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है तो वहां पर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं वेव के ट्रेवल करने पर। बात समझ यहां पे? अगर वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है तो वेव के ट्रेवल करने पर वहां पर वैसे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला। तो अब हम यहां पर एक ऐसा मीडियम मानते हैं कि वो मीडियम तो है, वहां वैक्यूम तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रेवल करने की वजह से उस मीडियम में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आगे देखो, जब हमने एक ऐसा मीडियम माना जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो अब यहां पर हम बिल्कुल वही रिजल्ट यूज कर सकते हैं जो हमने वैक्यूम में निकाले थे, क्योंकि वैक्यूम जैसी जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा वैसी वैसी प्रॉपर्टीज हमारे पास आइसोट्रोपिक मीडियम भी शो करता है। बस फर्क क्या रहता है, ये एक मीडियम है, वो वैक्यूम था। यहां मीडियम की प्रॉपर्टीज लगेंगी, वहां वैक्यूम की, रिजल्ट सेम आएंगे।
मतलब फिजिकल नेचर सेम रहेगा और एक्सप्रेशन फॉर्मूले बताते क्या है, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर सेम रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूले का नेचर वैसा ही रहेगा, बदल जाएंगे थोड़े से लेकिन नेचर वही रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर वेलोसिटी देखनी है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन आइसोट्रोपिक मीडियम, तो हमारे पास वेलोसिटी के लिए अब सिंबल का यूज होगा v। अभी तक क्या यूज होता था, c, क्योंकि हम वैक्यूम में बात कर रहे होते थे। अब हम कहां पर आ गए, मीडियम में। अच्छा, वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती थी, 1/√μ0 वैक्यूम में किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ0 12th क्लास से फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, अब जरा सुनो, वैक्यूम में क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और सॉरी परमिटिविटी ऑफ, नहीं ठीक तो बोला, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, वहां पर फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी यूज करिए, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी यूज करेंगे। तो यहां पर जो v देख रहे हो, v हमारे पास क्या होगा, 1/√μ एंड एप्सिलॉन। बोलो बात समझ में कि नहीं, यहाँ पे ध्यान सुनना। अब यहाँ पे जो भी हम करने वाले हैं उसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं लाएंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आ चुके हैं वही रिजल्ट हम यहाँ पर एज इट इज यूज करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात क्लियर आपके। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी वेलोसिटी आ रही है, वो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 1/√μ एन एप्सिलॉन, जहां पर म्यू क्या है, अब ये हमारे पास है परमिएबिलिटी ऑफ दैट आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एंड हमारे पास एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी। अच्छा, एक बात और समझो, देखो यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं तुम्हें उसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन एक बात जरा देख लो कि अगर हम आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि जो डी होगा वो हमारे पास म्यू इंटू ई के बराबर होगा। ठीक, एक मिनट, ये हमारे पास एप्सिलॉन इंटू ई के बराबर होगा, और हमारे पास जो बी होता है वो हमारे पास म्यू इंटू एच के बराबर होगा। बोलो इतनी बात क्लियर, डी बराबर एप्सिलॉन इंटू ये होता है, बी बराबर म्यू इंटू एच होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर रिजल्ट निकालोगे तो क्या आएगा, जरा देखो, यहां पर हमारे पास डी है तो हमारे पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 आएगा, और हमारे पास यहां पर डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, डी की जगह तुम ई भी यूज कर सकते हो, यहां से हमारे पास रिजल्ट आ सकता है डेल डॉट ई, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तुम्हें सब पता है, डी की जगह क्या रखोगे, एप्सिलॉन इंटू ई, एप्सिलॉन बाहर आके कहां चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। सारे रिजल्ट तुम पहले से देख चुके हो, इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो करा रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, पहले तुम कई बार देख चुके हो, यहां पर एक बार और देख लो। ठीक है, चलो देखो, ये तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। जरा थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या आता है, हमारे पास कर्ल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे कर्ल ऑफ एच की बात करेंगे, ठीक है, देखो हम एक बात समझना, यहां पर हमारे पास दो तरह के कर्ल आते हैं, कर्ल ऑफ एच आएगा हमारे पास और एक कर्ल ऑफ ई आएगा। ठीक, देखो जरा फॉर्मूला, यहाँ पे कर्ल ऑफ एच हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ गया एप्सिलॉन, और यह आ जाएगा हमारे पास डेवर ई ओवर डेवर टी। ठीक है, इसी तरह से जरा देखो यहाँ पे कर्ल ऑफ ई आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का म्यू, और ये आ गया हमारे पास डेवर एच ओवर डेवर टी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चार इक्वेशन आ गए। अच्छा, एक काम और करना चाहो, जो बी की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू एच रख सकते हैं, म्यू 0 पे चला जाएगा तो हमारे पास ये डेल डॉट एच बराबर 0 आएंगे। ये तुम्हें पता है, जो चार इक्वेशंस देख रहे हो ये हमारे पास मैक्सवेल की चार इक्वेशंस है इन एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास, इतनी बात क्लियर है। हटा दो इसको, फिर से बता रहे, इसका तुम्हारे पास कोई लेना देना नहीं, बस यहाँ पर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात आई है तो एक बार ये प्रोसेस करके दिखा दिया जाता है। ठीक है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव में इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुम ये चीज पहले पढ़ चुके हो, वहां पे टिक कर ले जाओगे, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक, चलो हटा देखो, अब आगे देखो, यहां पर हमें म्यू और एप्सिलॉन के बारे में तो पता चल गया कि हमारे पास म्यू क्या है और एप्सिलॉन क्या है। एक बात समझना, देखो तुम्हें आइसोट्रोपिक का मतलब बताया है तो कहीं पे भी कॉपी में छोटा सा लिख लेना कि हमारे पास आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, अगर तुम याद ना रख पाओ तो। ठीक है, देखो अब देखो यहां पर हम जो म्यू देख रहे हो, म्यू हमारे पास है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहां पर जो एप्सिलॉन है ये आ जाएगा हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अब आगे देखो, अब देखो यहां पर कुछ लेट करते हैं, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। हम एक काम करेंगे, ये जो अरे देखो कुछ गड़बड़ कर दिया, फ्री स्पेस नहीं आएगा भैया, यहां पर फ्री स्पेस नहीं आएगा, मीडियम आएगा, आइसोट्रोपिक मीडियम। यहां पर भी यही आएगा, आइसोट्रोपिक मीडियम। चलो देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं, हम म्यू को म्यू नॉट में कन्वर्ट करेंगे और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलो जरा समझते हैं। देखो ध्यान से, परमिटिविटी और परमेबिलिटी होती क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुछ याद है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 इस तरह की वैल्यू याद है कुछ। आगे जरा म्यू नॉट की वैल्यू कुछ याद होनी चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 टू द पावर -7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। वैल्यूज तो याद है, मतलब एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसी तरह से एप्सिलॉन और म्यू हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होंगी। बात समझ आ रही है? तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेट करना है तो सोचो क्या करना पड़ेगा, हम बस यहां पर एक कांस्टेंट अगर लेकर के चले आए तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज रिलेट हो जाएंगी। देखो ध्यान से, ये जो म्यू दिख रहा है तो यहां पर हम चलो कुछ लेट कर लेते हैं, यहां पर हमने लेट कर लिया लेट, ये जो म्यू है इसको हमने कुछ मान लिया म्यू नॉट और ये आ गया हमारे पास के एम, ठीक है। आगे सर, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है इसको हमने लेट कर लिया एप्सिलॉन नॉट और ये लेट कर लिया हमने के ई। अब एक बात समझिए, के एम और के ई क्या है। पहले तो एक बात समझो, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं जरा समझना। देखो ना, अगर मान लो हमारे पास एक कांस्टेंट 4 है, दूसरा कांस्टेंट 6 है और हमें इनको इक्वेट करना, तो क्या करते हैं सोचो, अगर हम 4 में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा तो वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, तुम्हें पता है 3/2। अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये भी तो 6 हो गया, ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर दो कांस्टेंट को रिलेट करना है तो किसी में भी एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दो, वो दोनों रिलेट हो ही जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। तो हमने एक काम करा, हमने एक कांस्टेंट को यहां दूसरे कांस्टेंट से रिलेट करा, कैसे, एक नया कांस्टेंट लगा करके, विच इज कॉल्ड के ई। हमने यहां पर एक कांस्टेंट को फिर दूसरे कांस्टेंट से रिलेट करा, एक कांस्टेंट लगा करके नया लगा करके के एम। बोलो समझ में आया कि यहाँ पे कोई परेशानी किसी को, इन दोनों रिजल्ट में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात आती है, ये के एम और के ई है क्या, के एम और के ई है क्या। देखो अब यहां पर बताते हैं इसके बारे में, जरा सोचना। के एम जो देख रहे हो ये होगा हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी, और जो के ई देख रहे हो ये होगा हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी और ये आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। कैसे, जरा समझो। देखो थोड़ा सा देखो, अगर मान लो यहां से हम के एम की वैल्यू को कुछ बात समझा रहे हैं, उससे जरा एक बार समझ लो, फिर तुम्हारे पास रिजल्ट बहुत आसानी से आने लगेंगे, ठीक है। देखो यहां पर अगर हम के एम की वैल्यू निकालें तो के एम की वैल्यू क्या आएगी, के एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू अपॉन म्यू नॉट। सोचो ध्यान से, ये डिवाइड आप कर, इसको भी जरा यहां पर लिखा तो के ई जो आ जाएगा वो भी हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये के एम हुआ क्या, इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी of an medium of a medium and permittivity of free space। जो km देख रहे हो ये हमारे पास एक मिनट को यार, क्या परमिए हो रहा है। देखो यहां पर जो km देख रहे हो, km हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो है। इसी तरह से जो ke देख रहे हो, ke हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर दो परमिटिविटी का रेशियो निकालेंगे और वो भी फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आएगी कि नहीं। अब देखो एक सवाल ये आता है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी है, इनका जो हमारे पास सिंबल होता है उसको तो हम म्यू आर और एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम हर जगह पर म्यू आर और एप्सिलॉन आर पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर इन सिंबल्स को के ई और के एम से रिप्रेजेंट करा गया है, इसलिए यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, कोई परेशानी आता है।
याद रहेगा कि हमारे पास के एम और के ई क्या है। अच्छा एम क्यों लगाया, एम इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। ई क्यों लगाया, ई हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक, इतना क्लियर। यहां पर हम कहीं पर भी म्यू आर और एप्सिलॉन आर यूज नहीं करेंगे, हमेशा के एम और के ई यूज होगा। और तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। बोलो इतनी बात क्लियर है। चलो अब एक काम करते हैं, ये वैल्यूज उठा करके रखते हैं, म्यू की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू उठा कर रखते हैं, ठीक है। चलो ये हटा रहा है, जिससे कुछ लिखना हो तो लिख लो, हो गया। देखो तो देखो यहां पर हमारे पास आ गया पुट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन। वैल्यू रखते तो देखो हमारे पास v 1/√। म्यू की जगह क्या हो जाएगा, म्यू की जगह आ गया म्यू नॉट के एम, बोलो। और एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और के ई। बोलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पर जो v देख रहे हो इसमें जरा देखना है, यहाँ पर जो म्यू नॉट है एप्सिलॉन नॉट है, इनको जरा एक तरफ करो। यहाँ पर आ गया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है के एम और के ई, ये आ जाएगा हमारे पास के एम और के ई, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको तुम फिर से c लिख सकते हैं। सोचो जरा ध्यान से, यहां पर हमें एक बात पता है कि 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, c के बराबर होती है। यहां पर c लगाया जा सकता है, तो देखो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आएगा देयरफॉर v बराबर v है, ये आपका 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास c। अब देखो यहां पर क्या बचा है, अपॉन में अंडर रूट के अंदर के एम और के ई भी बचा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास के एम और ये के ई भी आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर। ध्यान रखना है कि हमारे पास के एम मैग्नेट से रिलेटेड है, इट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, ये रिलेटिव परमिटिविटी। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, अच्छा इस वैल्यू को ऊपर लेके आओ, v को नीचे लेके आओ, तो यहां पर आ गया हमारे पास अंडर रूट के एम और के ई, यहां पर आ गया c/v। अच्छा ये क्या है c/v, देखो वैक्यूम में लाइट की स्पीड और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब ये जो तुम देख रहे हो ये हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए ये एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि जो हमारे पास अंडर रूट के एम और के ई होता है, ये हमारे पास किसी भी आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम करता है, बिकॉज इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। या फिर यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही तो हमारे पास क्या होगा कि जो अंडर रूट के एम और के ई है, ये हमारे पास है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ ठीक, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमारे पास स्पीड का रेशियो आता है किसी वैक्यूम में और किसी मीडियम में, वो हमारे पास उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। बोलो इतनी बात क्लियर। अब ये वैल्यू हमारे पास अंडर रूट के एम और के ई के बराबर है। अच्छा किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोचो जरा ध्यान से, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी यूनिट क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। तो देखो यहां से एक ऑब्जेक्टिव और तैयार होता है कि जो अंडर रूट के एम और के ई है, ये हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटीज होती है, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटीज होती है। बोलो इतनी बात क्लियर। अच्छा यहीं पे एक चीज और देख लो, जो के एम और के ई होंगे ये भी क्या होंगे, यूनिट लेस। क्यों? ये हमारे पास के एम क्या है, सोचो म्यू अपॉन म्यू नॉट, दो परमिएबिलिटीज का रेशियो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। के ई के बारे में सोचो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो परमिटिविटीज का रेशियो भी क्या होगा हमारे पास, यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। तो ध्यान रखना हमारे पास के एम के ई अंडर रूट के एम के ई सब के सब क्या होते हैं हमारे पास, यूनिट लेस क्वांटिटीज होती है। इतनी बात क्लियर। ये क्या है, दो परमिएबिलिटीज का रेशियो, ये क्या है, दो परमिटिविटीज का रेशियो, और ये क्या है, ये हमारे पास अपने आप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप क्या होती है, एक यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है। देख लो एक बार कैलकुलेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया।
हो गया, हटाते। देखो अब आइसोट्रोपिक मीडियम में कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं, जरा अपने पेजेस पलटो। वैक्यूम में जो रिजल्ट्स निकाल करके लाए थे उन रिजल्ट्स को देखो, वही रिजल्ट यहां पर यूज करेंगे। देखो जरा, अब यहां पर इंपीडेंस निकालेंगे कि हमारे पास इंपीडेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे यहां पर वेलोसिटी थी, अब यहां पर इंपीडेंस निकालेंगे। अच्छा देखो, जब वेलोसिटी थी तो वेलोसिटी किसकी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। लेकिन अब इंपीडेंस किसका होगा? इंपीडेंस हमारे पास डायरेक्ट किसका होगा? इंपीडेंस हमारे पास मीडियम का ही होगा। किसके लिए होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इंपीडेंस का मतलब समझाया था। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है? हमारे पास टोटल अवरोध, जो हमारे पास कुल अवरोध आ रहा है, टोटल हमारे पास जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो हमारे पास इंपीडेंस कहलाता है, ठीक है। तो अब इंपीडेंस किसका होगा? इंपीडेंस होगा मीडियम का। किसके लिए होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। जैसे रेजिस्टेंस किसका होता है? रेजिस्टेंस वायर का होता है। किसके लिए होता है? करंट के लिए होता है, जो उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इंपीडेंस किसका होगा? इंपीडेंस होगा हमारे पास आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पर लगा सकते हो मीडियम के आगे, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर आएगा इंपीडेंस ऑफ आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो, इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो आगे। अब एक बात समझना, देखो तुमने यहां पर एक रिजल्ट देखा होगा, वेक्टर H इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ओमेगा, और यहां पर आता है हमारे पास K क्रॉस E। इससे हमने प्रूफ करा था कि जो वेक्टर H है वो K और E दोनों के परपेंडिकुलर आता है। जरा सोचना, पेजेस पलट के देखो, वो तुमने यहाँ पे ये रिजल्ट निकाला होगा वैक्यूम के लिए, बस वहां पर फर्क क्या होगा? म्यू की जगह म्यू नॉट होगा। अगर हम इसको मीडियम में लिखेंगे तो यहां पर हमारे पास म्यू आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरह से हमारे पास क्या आ सकता है? E आ जाएगा। E के लिए क्या आएगा? जैसे यहाँ पर म्यू है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन। ओमेगा वैसे जाएगा, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, और यहां पर जब E है तो यहां पर हमारे पास H आता है। इससे क्या पता चलता है? हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K और H दोनों के परपेंडिकुलर है। व्हाट इज K इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो जरा ध्यान से, पेजेस पलट के देखो। देखो तुमने वैक्यूम में दोनों रिजल्ट प्रूफ करे हुए, वहां पर म्यू नॉट लगा था, यहां पर एप्सिलॉन नॉट लगा था, ठीक है। तो अब हम यहां पर जब मीडियम की बात करेंगे तो यहां पर म्यू यूज होगा और यहां पर एप्सिलॉन यूज होगा। बाकी रिजल्ट एज इट इज रहेंगे, रिजल्ट की शक्ल वैसी ही रहेगी। बोलो, समझ में आया कि नहीं है? चलो आगे। अब देखो ये जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं केवल लिख दी हैं, इनका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे डेरिवेशन में कोई काम नहीं आने वाली, कुछ हम यहाँ पे ड्राइव नहीं करेंगे, सिर्फ रिजल्ट निकालेंगे। देखो ढंग से, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे भी है, कुछ हम यहाँ पे करने नहीं वाले। वैसे सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि पहले सॉल्व कर चुके हो। देखो भी है हमारे पास जो E और H है, इनका जो रेशियो निकल करके आता है, उस रेशियो को याद करो। ये हमारे पास आएगा अंडर रूट में म्यू अपॉन एप्सिलॉन। जब हमने वैक्यूम के लिए करा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो आता था वो आता था हमारे पास म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब हमने वैक्यूम के लिए करा था। अगर आप मीडियम के लिए कर रहे हैं तो मीडियम में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। बोलो इतनी बात क्लियर है? ये हटा दें। ध्यान सुनना, जो रिजल्ट वैक्यूम में आए थे वही रिजल्ट हम एज इट इज यहाँ पर यूज करेंगे, उनकी शक्लें नहीं बदलेंगी, शक्ल बिल्कुल वैसी रहेगी हमारे पास, बस सिंपल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक बात और बताइए कि हमारे पास E अपॉन H का जो रेशियो होता है, E और H का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंपीडेंस। तो देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखोगे, इंपीडेंस द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है। यहां पर हमारे पास डेफिनेशन आएगी, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे पहले लिखी हुई है। क्या है हमारे पास? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहां पर जो Z आएगा, Z हमारे पास किसके बराबर होता है? E अपॉन H के ही बराबर होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? आगे जरा समझना, E अपॉन H की वैल्यू रख दो, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ E अपॉन H। तो यहां पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये रिजल्ट तुमसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसी मीडियम का इंपीडेंस क्या होता है। और आगे देखो,
म्यू और एप्सिलॉन को म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करा जा सकता है। देखो ध्यान से, सिंस म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू नॉट के एम, और जो एप्सिलॉन होता है हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ई। बोलो जरा ध्यान से, पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी देयरफॉर, अब जेड की जगह रख देंगे यहाँ पर हम म्यू नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा के एम, यहाँ पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास के ई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात क्लियर? अब आगे चलते हैं। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में कुछ जेड नॉट नहीं होगा ये? अरे जैसे अंडर रूट में म्यू अपॉन एप्सिलॉन ये जेड है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा हमारे पास, जेड नॉट। तो यहां पर हम इसको जेड नॉट को यूज करेंगे। एक बार कैलकुलेशन देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? देखो ध्यान से, देखो तो यहां पर हमें इतना पता है, सिंस अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये बराबर है हमारे पास जेड नॉट के, लगा दूं तो देखो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आएगा देयरफॉर जेड इज इक्वल टू, इसकी पूरी जगह आ गया हमारे पास जेड नॉट, और क्या लगा हुआ है हमारे पास के एम अपॉन के ई। लेकिन ध्यान रखना ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो यहां पर हमारे पास आएगा अंडर रूट में के एम और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास के ई। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन इम्पीडेंस ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम एंड इम्पीडेंस ऑफ वैक्यूम। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम का इंपीडेंस और वैक्यूम का इंपीडेंस, इनमें जो रिलेशन आता है वो हमारे पास ये आता है। कई बार तुमसे रेशियो पूछा जा सकता है, यहां पर जेड नॉट को नीचे ले आओ तो जेड अपॉन जेड नॉट बराबर आ जाएगा अंडर रूट के एम अपॉन के ई। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर? ये भी तुम्हारे पास पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हमारे पास रेशियो क्या होता है इंपीडेंसेस का। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, ये हो गया था। देखो आगे, देखो अब यहां पर एक बात देखते हैं, एक बात बताओ कि के एम और के ई इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी हो सकती है और कौन सी वैल्यू छोटी हो सकती है? सोचो ना ध्यान से, के एम और के ई में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी? किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा, गारंटी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अब दिमाग में, अब एक बात बताओ, Z और Z नॉट इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? अब इसका आंसर दिमाग में आना चाहिए। सोचो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उस वेव को हम एक बार वैक्यूम में ट्रेवल कराते हैं और उसी वेव को हम एक बार किसी मीडियम में ट्रेवल कराते हैं। तो अब एक बात बताओ, वैक्यूम ज्यादा इंपीडेंस लगाएगा कि हमारा मीडियम ज्यादा इंपीडेंस लगाएगा? तुरंत आंसर निकल के आया होगा कि हमारे पास जो मीडियम है वो मीडियम ज्यादा इंपीडेंस लगाएगा। बोलो बात समझ नहीं आती? किसी वेव को ट्रेवल करने में सोचो अवरोध कहां ज्यादा फेस करना पड़ेगा, किसी भी मीडियम में ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट आएगा, सिंस impedance of isotropic dielectric medium, ये आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक है आईडी, ठीक है, आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ये आइडेंटिफिकेशन ना समझ लेना, आईडी, आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द impedance of वैक्यूम। ठीक है, तो यहां पे हमें एक बात पता चली, Z और Z नॉट में ये कंफर्म है कि हमारे पास Z बड़ा होगा Z नॉट से। सोच लो ध्यान से, ये बात समझ में आनी चाहिए, ये रिजल्ट तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, ये हमारे पास एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है तो वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रेवल करने में ज्यादा इंपीडेंस लगाएगा बजाय वैक्यूम के। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो अगर Z बड़ा है Z नॉट से, तो यहाँ पर क्या है, Z अपॉन Z नॉट है, तो Z नॉट को नीचे लेके आओ, तो देखो हमारे पास रिजल्ट आएगा देयरफॉर Z अपॉन Z नॉट इज ग्रेटर देन 1। कोई परेशानी यहां तक किसी को? अब आगे देखो, अच्छा Z अपॉन Z नॉट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के एम अपॉन के ई, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में के एम अपॉन के ई इज ग्रेटर देन
1 इतना सा नया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अच्छा, स्क्वायर करने के बाद इसके ई को यहां भेज दो, तो देखो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आया कि जो के एम है वो हमारे पास के ई से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो ये परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी से बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखना, ये बात तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो इससे ये रिजल्ट निकल करके आया है, ये तुम्हें देखना चाहिए। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास एक सीधा सा रिजल्ट आता है। कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ले लो, कोई भी आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ले लो, उसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी हमेशा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से बड़ी ही होगी। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? तो यहां पे देखो, इतना नोट करो, फिर लिखाता हूं कुछ। हो गया? लिखो इसमें, लिखो इसके बाद लिखो 10 द रिलेटिव परमिएबिलिटी के एम, 10 द रिलेटिव परमिएबिलिटी के एम is always greater than the relative permittivity ke is always greater than the relative permittivity ke for any isotropic dielectric medium, any isotropic dielectric medium। हो गया? देखो देखो, इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे तुमने कुछ वैल्यूज पढ़ी थी वही वैल्यूज यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो तुम्हें बताया तो 4 कंपोनेंट तुमने पढ़े थे। 4 कंपोनेंट में क्या क्या था? पहले हमारे पास स्पीड, इंपीडेंस, पॉइंटिंग वेक्टर एंड एनर्जी डेंसिटी। स्पीड और इंपीडेंस पढ़ लिया किसी मीडियम के लिए। अब कहां पर आएंगे हम? पॉइंटिंग वेक्टर में आएंगे और एनर्जी डेंसिटी में आएंगे। चलो जरा देखो, अब यहां पर आएगा हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर। देखो, पॉइंटिंग वेक्टर के लिए तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ई स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एन कैप। सोचो जरा ध्यान से, जब बात हमारे पास वैक्यूम की थी तो वैक्यूम में हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या निकल करके आया था? ई स्क्वायर अपॉन जेड नॉट एन कैप। वहां पर हमने इंपीडेंस यूज करा था हमने वैक्यूम का, यहां पर हम इंपीडेंस यूज करेंगे किसी आइसोट्रोपिक मीडियम का। बोलो सही बात क्लियर है? आगे सर, अच्छा ये हमारे पास वैल्यू है पॉइंटिंग वेक्टर की, लेकिन ये हमारे पास एक रैंडम वैल्यू है। रैंडम क्यों? ई के बारे में सोचो, अगर ई के बारे में ध्यान दो तो ई हमारे पास क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। इलेक्ट्रिक फील्ड साइन वेव की तरह आगे बढ़ती है हमारे पास। सोचो ध्यान से, इलेक्ट्रिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव। जहां पर ई क्या हो गया हमारे पास? कोई भी रैंडम वैल्यू। तो ये क्या है हमारे पास? कोई भी रैंडम पॉइंटिंग वेक्टर है। अब क्या निकलेगा यहाँ पे? सोचो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की ही एवरेज वैल्यू निकलेगी, जैसे हमने वैक्यूम में निकाली थी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। देखो ध्यान से, अब पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो यहां पर हमारे पास इसका एवरेज निकलेगा। 10 बार कर चुके हो, ई स्क्वायर का जो एवरेज आएगा वो हमारे पास ई आरएमएस होगा। ठीक है, यहां पर 10 बार कर चुके हो, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करके मीन लेना है तो हमारे पास क्या आएगा? ई आरएमएस, उसका स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? ये आ गया ई आरएमएस का स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आ गया हमारे पास एन कैप। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो हमारे पास स्क्वायर आएगा इसकी वैल्यू होती है हमारे पास ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इसी को हम लिखते हैं
ई आर एम एस का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ई स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आएगी, मीन, यहां पर क्या लगाया हमने, एवरेज का सिंबल, तो ई स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होगा हमारे पास, ई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, बीएससी प्रीवियस में और इंटर में बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, अभी यहां पर भी कई बार ये बात रिपीट हो चुकी है, लेकिन टाइम हो गया, लेकिन रिपीट हो चुकी है कई बार। ठीक है, अब देखो यही वैल्यू किसके बराबर होती है, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होती है। ये चीज तुम पहले भी देख चुके हो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ई आर एम एस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ये आ गया ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 जेड नॉट, और ये आ गया एन कैप। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, सॉरी जेड नॉट नहीं आएगा, जेड आएगा। यहां पर ध्यान रखना, ये 2 लगा हुआ है, ये जेड लगा हुआ है। ठीक है, 2 जेड। इतनी बात क्लियर है? देखो सभी सिंबल का मीनिंग तुम्हें अलग अलग पता होना चाहिए। ई नॉट, ई नॉट क्या है, ई नॉट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू। ई क्या है, ई हमारे पास कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी टाइम टी पर। ठीक है, यहां पर हमारे पास ई आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहां पर हमने ये सिंबल लगाया, इसका मतलब क्या है, एवरेज निकाला गया है। बोलो बात क्लियर? यहाँ पे सभी सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज ई, व्हाट इज ई नॉट, व्हाट इज ई आर एम एस। इतनी बात क्लियर है सिंपल। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इन्हीं फॉर्मूलाज को कुछ कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। अच्छा जेड है, जेड के बारे में हमें एक फॉर्मूला पता है, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट अंडर रूट के एम अपॉन के ई। ये फॉर्मूला अभी भी देख के आए। हमारे पास मीडियम के इम्पीडेंस और फ्री स्पेस के इम्पीडेंस में ये रिलेशन आता है, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट अंडर रूट के एम अपॉन के ई। ये जरा यूज कर लो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास, ई आरएमएस वैल्यू लेके चलते हैं, ई नॉट वाला मत लेके चलो। यही तुम्हारे पास अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। अगर ये भी पूछा है तो इसमें भी तुम लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ई आरएमएस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ई आरएमएस स्क्वायर अपॉन जेड। जेड की जगह ये वैल्यू आएगी, ये आ गया हमारे पास जेड नॉट अंडर रूट में आ गया हमारे पास के एम अपॉन के ई, और ये एन कैप। सोचो अंडर रूट के ई कहां जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में। तो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर एस की एवरेज वैल्यू का एक फॉर्मूला निकल करके आया, ई आरएमएस स्क्वायर अपॉन जेड नॉट। के ई ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट में के ई अपॉन के एम। ये आ गया हमारे पास एन कैप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब ध्यान सुनो, हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू स्पेस में, फ्री स्पेस में, पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू फ्री स्पेस में हमारे पास होती है ई आरएमएस स्क्वायर अपॉन जेड नॉट। इतनी बात क्लियर? एन कैप रहता है डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो किसी मीडियम में हमारे पास ये वैल्यू होती है, और अंडर रूट के ई अपॉन के एम भी आता है हमारे पास। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो रहे सभी को? एक बार फटाफट कैलकुलेशन देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हो गया। देखो यहां से पॉइंटिंग वेक्टर कंप्लीट, पॉइंटिंग वेक्टर की सारी वैल्यू देख ली, टोटल वैल्यू, और यहां पर हमारे पास आ गई एवरेज वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर यहां पे? अब आगे देखो, पॉइंटिंग वेक्टर हो गया। अब एक आखिरी टॉपिक बचता है तुम्हारे पास, एनर्जी डेंसिटी। कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मीडियम में उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखने हैं, कुछ भी तुम्हें नया नहीं देखना है। एनर्जी डेंसिटी भी तुम्हें पता है, दो तरह से निकलती है। एक आएगा हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी, दूसरा आएगा हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहां पर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालने जा रहे हैं। देखो देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी। अच्छा एक बात समझना, यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो भी बिल्कुल वैसे ही आएंगे। हम रिजल्ट ई में भी निकाल सकते हैं, जब एवरेज की बारी आएगी तो हम यहां पर ई आरएमएस में भी निकाल सकते हैं और ई नॉट में भी निकाल सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी हम और भी कैसे निकाल सकते हैं, एच में भी निकाल सकते हैं, एच आरएमएस में भी निकाल सकते हैं, और एच नॉट में भी निकाल सकते हैं। बस तुम्हें यहां पर ये फॉर्मूले देखने। देखो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई स्क्वायर। सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इसी को मैग्नेटिक फील्ड में निकालोगे तो हमारे पास U आ जाएगा, U इज इक्वल्स टू म्यू एच स्क्वायर। सिर्फ हमारे पास ये फॉर्मूलाज होते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, दोनों में से कोई भी, ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि दोनों ही, और कोई भी एक। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटीज होती है। याद करो, अगर तुमने वैक्यूम में निकाली तो वैक्यूम में क्या था, एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या था, म्यू नॉट। बस यहां पर एप्सिलॉन और म्यू आएंगे हमारे पास। आगे देखो, जैसे टोटल एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल वैसे क्या आएगी हमारे पास, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है,
यहां पर हमारे पास आती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब देखो यहां पे एवरेज कैसे निकलेगा, सीधा सा रिजल्ट है, यहां पर एवरेज निकाल देंगे। अगर एवरेज निकालोगे तो जरा सोचो, अब यहां पे इस रिजल्ट के बारे में सोचो, ये जो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ई आरएमएस का स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह क्या आएगा, एच आरएमएस का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन ई आरएमएस स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास यू का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू, एच की जगह आ जाएगा हमारे पास एच आरएमएस स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर तुम्हें इसी को ई नॉट के टर्म में लिखना हो फॉर्मूले को, तो जो ई आरएमएस है वहां पर आ जाएगा हमारे पास ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अगर तुम्हें इसी एच आरएमएस को एच नॉट के टर्म्स में लिखना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू, और यह आ जाएगा हमारे पास एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2। बोले बात समझ में आ गई है? यहाँ पर हमारे पास ये आ गई एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हो फॉर्मूला तो ये टिक करना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हो तो तुम्हें ये टिक करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। अच्छा देखो, एक रिजल्ट और आएगा। जब तुमने यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी देखी तो क्या होगा हमारे पास, रिलेशन बिटवीन पॉइंटिंग वेक्टर एंड एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर और ये जो एनर्जी डेंसिटीज हैं इनमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, अगली हेडिंग क्या होगी, रिलेशन बिटवीन पॉइंटिंग वेक्टर एंड एनर्जी डेंसिटी। कुछ करके हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। देखो ना, जो पॉइंटिंग वेक्टर है, ये पॉइंटिंग वेक्टर हमेशा बराबर होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर एन कैप लगेगा। देखो अभी ये तो आज ही देखा है तुमने एस वेक्टर की वैल्यू देखी है सी, और यह है हमारे पास u, और यहाँ पर एन कैप। ये तो तुमने आज ही रिजल्ट देखा है कि अगर वैक्यूम में बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। अगर हम यहाँ पे किसी मीडियम में बात करेंगे तो हमारे पास आएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम। तो यहाँ पर भी लग गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉइंटिंग वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इनटू द एवरेज वैल्यू ऑफ या एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो इतनी बात क्लियर? अब देखो, यहां से तुम्हारे पास एक चैप्टर कंप्लीट होता है, एक बार कैलकुलेशन पूरी देख लो। हो गया? अब देखो, जितना तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना था उतना तुमने पढ़ लिया है। यहां से तुम्हारे पास एक चैप्टर क्लोज होता है। ठीक है, अगले टर्म से तुम्हारे पास क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करेंगे। अब एक बात समझो, इसमें तुम्हें और क्या क्या देखना है। एक काम करना, देखो 12th क्लास में तुमने एक चार्ट पढ़ा होगा। हमारे पास जो कई सारी वेव्स होती हैं उसमें तुमने पढ़ा होगा एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड। ठीक है, ये तुमने अलग अलग टाइप की वेव्स पढ़ी होंगी। ठीक है, एक काम करना, इनका चार्ट बना लेना और उसमें लिख लेना कहां पर हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, किसमें एनर्जी ज्यादा होती है, किसमें एनर्जी कम होगी। ये सारी चीजें लिख लेना। सब 12th क्लास में एक चार्ट तुमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट के जस्ट बाद एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें एक चार्ट तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा। उस चार्ट को बना लेना। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेग्लेक्ट मत कर देना इसको। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि वो 12th का पढ़ा हुआ है, मान के चलता है एग्जामिनर तुम्हें आता होगा। ठीक है,